क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंडिया सेफ्टी में, जहां पर आपको कक्षा 12वीं के सभी चैप्टर का सलूशन मिलता है। साथ ही साथ आईएमपी क्वेश्चन क्या होते हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं, कौन से प्रैक्टिकल होंगे, कौन से थ्योरी होंगे, डिटेल से आपको बताया जाता है हमारे चैनल में, ताकि आपके एग्ज़ाम में 75 में 75 नंबर आप ला सकें। और ये हर छात्र चाहते हैं जो अच्छे से 12वीं का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 12वीं में आप पढ़ने के बाद आगे क्या क्या कोर्स कर सकते हैं इन सभी की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। आप कमेंट कर सकते हैं अपने फ्यूचर से रिलेटेड आपको क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कक्षा 12वीं का चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको अनुपात के जो प्रश्न थे पहला टॉपिक, फिर जो संयोजन थे मतलब पंजप्रोष्ठ होता था वो दूसरा टॉपिक था। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम छिपी हुई ख्याति निकालेंगे। फिर यहाँ से धीरे धीरे बड़े बड़े प्रैक्टिकल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब ये जो 3 पार्ट में अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ 3 नंबर के हैं। तो सिर्फ 3 नंबर में बोल के छोड़ना नहीं है, आपको थ्योरी भी पढ़ना है, 3 नंबर का प्रैक्टिकल भी बनाना है, क्योंकि थ्योरी भी 3 नंबर का आएगा, प्रैक्टिकल भी 3 नंबर का आएगा। तो जब तीनों 3-3 नंबर का आना है तो छोड़ना क्यों है, बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। मैं हूँ आपका SDM सर, ये हमारे चैनल है इंडियस वेब। तो आज का हमारा टॉपिक है छिपी हुई ख्याति, जहाँ पर अभाषा एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4-3-2 के अनुपात 4-2-3 के अनुपात में बांटते हैं, और ब फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उनकी पूंजी और संचय व लाभ का संयोजन 1,50,000 रुपये है। अ और श ने आपसी सहमति से दावे की राशि का भुगतान 1,80,000 रुपये में किया गया। ख्याति के संबंध में आवश्यक पंजीकृत स्थिति ये तथा भविष्य में अ और श लाभ हानि को बराबर बांटने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन दिया गया है। प्रश्न को बनाना है तो आपको ध्यान से ये देखना है कि पूंजी लाभ और संचय में से कितना रुपए दिया जाना है उस अमाउंट को देखा जाता है, फिर एक्चुअल में कितना दिया जा रहा है उसको देखा जाता है। तो 1,50,000 रुपये लाभ का हिस्सा हो रहा है, परंतु देना तय हुआ 1,80,000 रुपये। तो 1,00,000 अगर 80,000 रुपये दिया जा रहा है तो कुछ तो इसमें शामिल होगा, क्योंकि 15 से 18 हो जाना कुछ तो जुड़ा होगा। तो जो चीज़ें जुड़ी हैं जिसके बारे में नहीं बताया जाता खातों में ना ही पुस्तकों में, वही होती है ख्याति, क्योंकि ख्याति को अपलिखित किया जाता है, इसको लिखा नहीं जाता। इसलिए आपको पता करना है, दोनों को घटा करके 1,80,000 और 1,50,000 डिवाइडेड बाई आपका मिलेगा 30,000 रुपये। अतः आप कहेंगे ख्याति, हिडन ख्याति मतलब गुप्त ख्याति कितनी है, 30,000 रुपये है। ठीक है, इस तरह से आप ख्याति निकालेंगे। फिर ख्याति निकालने के बाद आपको साझेदारों का नया माइनस पुराना अनुपात निकालना है। तो नया भविष्य में बांटेंगे 1:1 मतलब बराबर, पुराना जो इनका दिया हुआ है उनको इस तरह से घटाएंगे और सी का घटाने के बाद मिला 1/18 3/18, जिसको आप 1:3 कहेंगे, जो 1/4 व 3/4 के रूप में कहलाएगा, और 30,000 की ख्याति को बांटा जाएगा। तो गुडविल में ए कितना देगा, 1/4 देगा, तो उसके हम 1/4 का डिवाइड करेंगे तो 7,500 रुपये निकलेगा। इसी तरह से सी कितना देगा, तो सी 3/4 देगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 22,500 रुपये आएगा। अब दोनों जितना देने वाले हैं बी को, उससे बी का पूंजी खाता समाकलन किया जाएगा। तो टू बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो बी का पूंजी खाता से 30,000 रुपये, ए का पूंजी खाता विकलन 7,500, सी का पूंजी खाता विकलन 22,500 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आपको पंजीपुष्टि करना है। कॉलम आपको पता होगा, दिनांक विवरण, जेएफ खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि। समझ में आ गई गुप्त खाते कैसे निकाला जाता है। सेम प्रश्न मतलब हर प्रश्न सेम नहीं होते, आगे आप एक एक प्रश्न बनाते जाइए, हर प्रश्न अलग अलग होता है, और एक एक प्रश्न आप बनाते जाएंगे तब आपको डिटेल से अकाउंट के क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, नरेश राजकुमार तथा विश्वजीत बराबर के साझेदार हैं। राजकुमार अवकाश ग्रहण करता है। सामान्य संचय 36,000 रुपये है। लाभ हानि खाता विकलन में है, मतलब वो हानि है नहीं वो लाभ है। कितना है, 15,000 रुपये है। तो उपयुक्त प्रभाव दर्शाते हुए आवश्यक पंजी पुष्टि कीजिए बोला है। ठीक है, यहाँ पर जो जो चीज़ें बांटने के लिए होती हैं उसका सिर्फ पंजी पुष्टि करना है। तो सबसे पहले तो सामान्य संचय, जो भी चीज़ें बांटना होता है उसको आप समाकलन विकलन करेंगे। तो सामान्य संचय विकलन 36,000 रुपये।
नरेश के पूंजी खाता से 12,000, राजकुमार के पूंजी खाता से 12,000 और विश्वजीत के पूंजी खाता से 12,000, क्योंकि तीनों को समान अनुपात में बांटना है। उसी तरह से लाभ हानि को बांटना है, ठीक है। तो हानि विकलन होता है तो सभी साझेदार को विकलन किया जाता है लाभ हानि खाते से। तो इस तरह से हम कहेंगे नरेश पूंजी खाता विकलन, राजकुमार का पूंजी खाता विकलन, विश्वजीत का पूंजी खाता विकलन लाभ हानि खाते से 15,000 रुपये। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 55,000 रुपये आएगा, जो तीनों का लिखा जाएगा। इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 12,000 रुपये तीनों का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कार्यविधि संयोजन का वो नहीं दिखाना है कि क्या क्या अनुपात हुआ, डायरेक्ट आप इसको बांट देंगे। तो देखा, दूसरा प्रश्न अलग है। अगला, सामान्य संचय लाभ हानि को संयोजन एवं पुनर्मूल्यांकन का लेखा। तो 23 नंबर का जो प्रश्न है उसमें लिखा गया है XYZ साझेदार है जो लाभ हानि को 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। Z अवकाश ग्रहण करता है और Z तीसरे नंबर का व्यक्ति जिसका अनुपात 1 है। तो तीसरे नंबर का व्यक्ति अवकाश ग्रहण कर रहा है। इस समय आपको सिर्फ पंजी प्रविष्टि करनी है चिट्ठे को देख करके। तो चिट्ठे में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, फिर आपको ये देखना है कि नीचे संयोजन में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। साझेदार इस बात पर सहमत होते हैं कि स्कंद में कम कर 18,000 रुपये कर दिया गया और प्लांट का मूल्य 15,000 रुपये से कम कर दिया गया और पेटेंट का मूल्य 0 कर दिया गया, ठीक है। 3 तरह की हानि होती है। अब आप ध्यान से देखिए संयोजन में मिलाव कैसे करते हैं। स्कंद देखिए यहाँ पर 20,000 का है, 18,000 से कम कर दिया जाए, इसका मतलब उसमें 2,000 की लॉस हो गई, क्योंकि 20,000 का यंत्र अगर 18,000 होता है मतलब 2,000 की हानि हुई। प्लांट का मूल्य 15,000 से कम किया जाए और प्लांट है कितने का, 45,000 का। तो 45,000 का प्लांट अगर सीधा 15,000 से कम किया जाए तो आपको सिर्फ 15,000 ही लिखना है। वहाँ पर आप 15 और 45 को घटा करके नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अमाउंट बड़ा हो और ह्रास की राशि छोटी हो तो फिर उसी को लिखा जाता है। लेकिन अगर ये मान लेते हैं 40 होता तो फिर आपको घटा करके 5,000 का डिफरेंस को लिखना होता, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देख करके समझनी पड़ती है। पेटेंट का मूल्य पूरा 0 कर दिया जाए ऐसे बोला गया है। तो पेटेंट है 10,000 का तो पूरा 10,000 का शुद्ध नुकसान हुआ। अब जब आप पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना कैसे है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय आपको ध्यान ये देना है कि जो भी हानि होती है उसको डेबिट साइड में लिखना है। तो आप लिखेंगे स्कंद का, तो स्कंद का आप लिखेंगे 2,000 रुपये। फिर आप लिखेंगे प्लांट है तो प्लांट का आपको लिखना है 15,000 रुपये। फिर आपको लिखना है किसका, हाँ, पेटेंट का मूल्य जो 0 हो गया तो पेटेंट का आप लिखेंगे पूरा 10,000 रुपये। इस तरह से आप देखेंगे 27,000 रुपये की हानि प्रकट हो रही है, जिसको बांटेंगे इनके अनुपात में। तो तीनों को बांटा जाएगा तो 2/5 2/5 के अनुपात में बांटेंगे। तो इस तरह से 5 पंचे 25, 5 चौक 20, 0 0 0, 5400 का 2 से गुणा करेंगे तो 10,800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो चूँकि प्रश्न में आवश्यक पंजी प्रविष्टि दीजिए बोला है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने को नहीं बोला है, तो सीधी पंजी प्रविष्टि करेंगे और जो भी मैंने आपको लाभ हानि बांटना सिखाया उस तरह से आपको लाभ हानि बांटना है, ठीक है। जब पंजी प्रविष्टि करेंगे तो आपको इस तरह से लिखना है हल, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ XYZ, डेट पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर आपको लिखना है सामान्य संचय और लाभ हानि को एक साथ। तो सामान्य संचय खाता विकलन 20,000 रुपये, लाभ हानि खाता विकलन 5,000 रुपये, ठीक है। ये सभी हानि हुई है, अच्छा हानि नहीं, प्रॉफिट वाली चीज़ों को आपको देखना है, ये आपको दायित्व पक्ष में मिलता है इस तरह से। तो सामान्य संचय 20,000 का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,000 का सामान्य संचय, लाभ हानि 5,000 का, कर्मचारी कोष है 2,000 रुपये का, ठीक है। ये चीज़ें बांटना होता है साझेदारों को, ये दायित्व है, दायित्व में दिया है तो बांटना है। तो एक प्रॉफिट होता है, इनको विकलन किया जाएगा, साझेदारों का पूंजी खाता समाकलन किया जाएगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा इसको, संचय विकलन, लाभ हानि विकलन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति खाता विकलन, इन सबको हमने बांटा तो इन सब का टोटल हो रहा है 27,000। 27,000 को बांटेंगे उसी अनुपात में, तो एक्स का निकलेगा 10,800, वाई का भी निकलेगा 10,800, लेकिन जेड का निकलेगा 5,400 रुपये, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन से हानि हुई है वो भी आपने देखा, कुल 27,000 की हानि हुई है, जिसको बांटेंगे तो वैसे ही निकलेगा। लेकिन आपको यहाँ अलग अलग शो करना है कि किसका कितना हानि हुआ। तो स्टॉक का 2,000 रुपये की हानि, प्लांट में 15,000 रुपये की हानि और पेटेंट में 10,000 रुपये की शुद्ध हानि, ठीक है।
इस तरह से आपने इसको भी बांट लिया। तो जो जो इन लोगों को लॉस हुए हैं उसकी पंजी पुष्टि की जाती है। तो पुनर्मूल्यांकन में जो हानि हो उसका विकलन करेंगे। तो एक्स का पूंजी खाता विकलन 10,800, वाई का पूंजी खाता विकलन 10,800, टोटल जेड के पूंजी खाता से 5,400। ये कहाँ से निकला? तो जो मैं तुरंत आपको बता रहा था ना, 27,000 में से 2/5 करके, उस विधि से आप निकालोगे तो ये तीनों अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है। तो जब आवश्यक पंजी पुष्टि दी जाए तो जो बांटना है लाभ उसको करना है, जो हानि को करना है और ये हानि का ये लोग वहन करते हैं उसका करना है। बस ऐसे 2-3 प्रविष्टि आप दिखा दो, बस इतनी पंजी पुष्टि काफ़ी होती है। 3 में 3 नंबर पाने के लिए, 5 में 5 नंबर पाने के लिए। आगे देखते हैं 23 का बी। अब बस अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करते हैं और दायित्व राशि, संपत्ति राशि इस तरह से दिया हुआ है। संयोजन को पढ़ते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। ख्याति का मूल्यांकन 18,000 रुपये पर किया गया। स्कंद का मूल्य 2,000 रुपये, यंत्रों का मूल्य 1,500 रुपये, उपस्कर का मूल्य 100 रुपये किया गया। ठीक है। स्कंद देखो कितना है, तो स्कंद है 1,500 का। 1,500 का स्कंद को 2,000 किया गया, मतलब 5 रुपये का प्लस हुआ है स्कंद में, तो यहाँ पर आप 500 प्लस प्रॉफिट साइड लिखेंगे। यंत्रों का मूल्य 1,500 किया गया, यंत्रों का मूल्य 2,500 है, तो यहाँ पर 1,000 रुपये की हानि हुई, इसको हम माइनस करके लिखेंगे, मतलब हानि तरफ लिखेंगे। उपस्कर का मूल्य 100 रुपये किया गया, उपस्कर 200 का है और 200 को 100 किया गया, मतलब 100 रुपये का लॉस हुआ इसमें भी। ठीक है। संदिग्ध ऋण के लिए 5 रुपये संचिति का निर्माण करना है। संचिति मतलब ये भी नुकसान। ठीक है। देनदारों से जो पैसा मिलना है वो नहीं मिलना, 5 रुपये के निर्माण से ये भी नुकसान खाते में जाएगा। तो कुल मिलाकर के 100, 1,000 और 500, मतलब 1,600 रुपये नुकसान में जाएंगे और हमारा 500 रुपये बस प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है। चलिए इसकी पंजे पुष्टि देखते हैं। पुनर्मूल्यांकन से जो जो हानि हुआ है उसको आप इस तरह से अलग दिखाएंगे, जो कि सेकंड प्रविष्टि है। नीचे आप देख सकते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन 1,600 रुपये, इसमें से यंत्र से 1,000 रुपये, उपस्कर से 100 रुपये और संतीर्ण संचिति से 500 रुपये है। तो कुल 1,500 को इस तरह से अलग अलग आपको 1,600 को इस तरह से दिखाना है। यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खातों का आप विकलन करेंगे कि आपको हानि का पता पुनर्मूल्यांकन से पता चला। ठीक है। इस तरह से आपको करना है। आगे देखते हैं। स्टॉक का अलग से इसलिए बताया गया क्योंकि स्टॉक में बढ़ा था, तो जो बढ़ेगा उसको अलग से दिखाना है। कमी का अलग प्रविष्टि होता है, वृद्धि का अलग होता है। तो स्कंद का मूल्यांकन 500 रुपये, स्कंद खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से 500 रुपये, स्कंद के मूल्य में वृद्धि करके हमें लिखना है। ठीक है। इस तरह से दोनों की एंट्री कर दी हमने। तो कमी का अलग करना है, वृद्धि का अलग करना है। इसके बाद जो जो लॉस और हानि हुआ उसको बांटेंगे। तो देखिए कमी हो रहा है 1,600 का, लाभ हो रहा है सिर्फ 500 का। तो कितने की कमी है? 1,100 का कमी है, डिफरेंस है। उस 1,100 के डिफरेंस को ये लोग बांटेंगे अपने पूंजी खाते में। ठीक है। तो लाभ कम है और हानि ज़्यादा है, तो कुल मिला के हानि ही हुआ 1,100 रुपये का। तो अ का पूंजी खाता विकलन, ब का पूंजी खाता विकलन, स का पूंजी खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से अनुपात में बांटेंगे तो ये निकल जाएगा। तो 3 चीज़ आपको समझ में आई, तीसरा एंट्री, दूसरा एंट्री और ये वाला एंट्री। अब आते हैं हमारे पहले एंट्री में। ठीक है। तो देखिए पहला जो एंट्री है वो ख्याति का है। ठीक है। ख्याति का मूल्य आंका गया जाने के बाद तो सबका हिस्सा निकालेंगे, उसमें से देखेंगे जाने वाले का हिस्सा कितना है। जाने वाला स है, स के हिस्से में कितनी ख्याति जा रही है, तो स के हिस्से में 540 रुपये की ख्याति जाएगी। लेकिन इस ख्याति को कौन लोग देंगे? जो व्यापार में अभी शामिल है, जो व्यापार में जारी हैं वो लोग देंगे, तो और बा देंगे, तो उनके अनुपात से उनको दिया जाएगा। तो मान लेते हैं 3 व्यक्ति का अनुपात ये है, तो इसके जाने के बाद अब जो दिख रहा है उसके अनुपात के अनुसार बांटते हैं। ये आपने भी पूरे वीडियो में देख लिया है, तो इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको फिर भी नहीं पता तो आप मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अनुपात में बांटने के बाद निकला 380, 100, 360 और 180। तो आप कहेंगे अ का पूंजी खाता विकलन इस तरह से, ब का पूंजी खाता विकलन 180, टोटल स के पूंजी खाता से ये, और ख्याति को अनुपात में बांटने पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो 23 का आपने बी भी देख लिया, अब 23 का सी देख लीजिए। यहाँ पर भी सीधा संयोजन पे आइए। तो तीनों प्रश्न में अलग अलग तरह से संयोजन दिया था आपको सिखाने के लिए। यहाँ पर संदिग्ध ऋण में 5% का आरक्षण करें, स्कंद पर 5% और मशीन पर 10% का अवमूल्यन हो। अवमूल्यन का मतलब ह्रास होता है और ह्रास मतलब हानि होता है।
भवन का स्वतंत्र मूल्यांकन 15,100 रुपये हुआ, मतलब ये वृद्धि है शायद। अब आप देख सकते हैं कि एक चीज़, आपके पास स्कंद कितने का है, तो स्कंद आपके पास 7,000 का है। 7,000 के स्कंद पे अगर आप 5% निकालते हैं तो 350 रुपये निकलेगा। ठीक है, याद रखिए ये कमी है। मशीन पर ह्रास, तो मशीन आपके पास है 6,000 का, 6,000 का 10% 600 होता है, तो यहाँ पर आप 600 रुपये लिखेंगे। इस तरह से संदिग्ध ऋण है, संदिग्ध ऋण देनदारों पर निकाला जाता है, तो देनदार आपको अधमर्ण कहते हैं। 9,000 रुपये का है, 9,000 का 10% 900, 900 का था 450। इस तरह से तीसरा अमाउंट मिला। भवन का मूल्यांकन बढ़ा है, तो भवन जो 14,000 का उपस्कर के रूप में दिया है वही भवन है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, आप अपने पुस्तक में भी सुधार लीजिए। 14,000 का भवन 15,100 हुआ, मतलब कि 1,100 की वृद्धि हुई, वृद्धि को आप इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो 1,100 रुपये में आप इन तीनों को जोड़ करके घटाएंगे, जो कि हो रहे हैं 6, 400, 1,000, 1,000, 300, 1,300, 1,400 रुपये। तो 1,400 रुपये का कमी है, 1,100 रुपये का लाभ है, इसका मतलब है 300 रुपये का लॉस है। इस लॉस को आप इस तरफ ऐड करेंगे, सॉरी इस तरफ ऐड करेंगे, समाकलन तरफ आप देख सकते हैं। कमी कमी को एक साइड लिखे, वृद्धि को दूसरे साइड लिखे, इनके साथ इसको घटाया गया तो 300 का डिफरेंस बचा, जिसको अब साझेदारों के लाभ हानि खाता में बांटा जाएगा। तो साझेदारों के पूंजी खाता से ए का पूंजी खाता विकलन, बी का पूंजी खाता, सी का पूंजी खाता विकलन अनुपात में इसको बांट लेना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए बोला था, आवश्यक पंजी प्रविष्टि नहीं बोले, तो सिर्फ पुनर्मूल्यांकन खाता बनाओगे। और ये प्रश्न आप IM पे टिक लगा लो, ये बेसिक सा सरल प्रश्न है और ऐसे एक प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, हर प्रश्नों को नहीं छोड़ा जाता। तो इस प्रश्न का अभ्यास आपको करना है। अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वहाँ पर बोला गया है रोकड़ भवन संयंत्र मशीनें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जहाँ पर बोला है भवन पर 20% ह्रास लगाना है। ठीक है, कुछ कुछ प्रिंट मिस्टेक होती है जिसको सुधरवाया जाएगा। भवन पर 20% बोला है, तो भवन का अमाउंट 1 लाख है, 1 लाख का 20% 20,000 रुपये होगा, ये आपने निकाल दिया। यंत्र और मशीन पर 10% ह्रास लगाना है। यंत्र कितने का है भाई, तो यंत्र और मशीन 40,000 है, 40,000 का 10% होता है 4,000 रुपये। देनदारों पर डूबत ऋण के लिए प्रावधान करना है। देनदार कितने के हैं, तो देनदार है 20,000 के, 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपये, क्योंकि 10% 2,000 होगा, 2,000 का आधा 1,000 रुपये होगा। आगे स्टॉक का मूल्यांकन 18,000 रुपये तथा विनियोग का मूल्य 35,000 रुपये हुआ। स्टॉक है कितने का, देखो 20,000 का है। 20,000 का अगर 18,000 रुपये हुआ तो इसमें भी 2,000 की हानि ही हुई। और विनियोग 35,000 रुपये का हुआ, विनियोग कितने का है, 30,000 का है, वो 35 को मतलब 5,000 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, इतने संयोजन काफ़ी है जितना दिया गया है। अब उसमें हमने देख लिया क्या क्या कमी है, क्या क्या वृद्धि है। अब आप सीधा पुनर्मूल्यांकन खाता देखो, आवश्यक पंजी प्रविष्टि और पुनर्मूल्यांकन खाता दोनों बनाइए, तो फिर दोनों करते हैं, तो इस प्रश्न में आप दोनों सीखेंगे। अभी देखिए, मशीन पर ह्रास हुआ था, स्टॉक पर ह्रास हुआ था, डूबत ऋण संचय का निर्माण किया था, भाड़ा से संपत्ति था। लेकिन प्रश्न में संयोजन में भवन पर ह्रास बोला है, ह्रास नहीं है, वो भवन में वृद्धि है, तो प्रिंट मिस्टेक से वहाँ ह्रास लिखा गया है। ये प्रिंट मिस्टेक बुक में ही है, तो बुक को आप सुधार लेंगे, वहाँ पर आप वृद्धि करेंगे, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं एग्जाम में सिर्फ ह्रास दिया गया, तो अब इस ह्रास 20,000 रुपये को इस तरफ लिखेंगे, ना कि इस तरफ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखना ह्रास का मतलब कमी होता है, और कमी को आपको यहाँ लिखना है, ना कि यहाँ। अब यहाँ लिखा गया है मतलब बुक में प्रिंट मिस्टेक है, वो वृद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वृद्धि, तो इसको सुधार लेंगे। तभी इस तरह से दोनों वृद्धि को इस तरह से लिखेंगे, ये 25,000 होगा, इसमें से इन तीनों को जोड़ेंगे जो कि 4, 6, 7,000 हो रहा है। 25 में 7 जाएगा, 18,000 रुपये की कमी, जिसको इनके पूंजी के अनुपात में बांट देंगे, तो 9, 6, 3 निकलेगा। ये हुआ आपका पुनर्मूल्यांकन खाता समाप्त। पंजी प्रविष्टि मैंने बताया था, जो वृद्धि होती है उसका कर दो, जो कमी होता है उसका कर दो, लाभ हानि को बांटे उसका कर दो। 3 पंजी प्रविष्टि आपको इस तरह से करना है, और ये आपने भी 3 से 4 प्रश्नों में देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। रवि, सोम और मंगल 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। और चिट्ठा तो निम्न अनुसार दिया गया, हम संयोजन देखते हैं, क्योंकि सब कुछ वहीं से पता चलना है कि क्या घटा क्या बढ़ा। तो भवन और फर्नीचर का मूल्य में वृद्धि हुआ है, तो दोनों में प्लस कर देंगे। देनदारों में 10% का अशोध ऋण संचय का निर्माण करना है, लेनदारों पर 5% की कटौती, वैधानिक पे 200 रुपये का हुए।
भवन और फर्नीचर कितने का है, चलो ये भी देख लेते हैं और तुरंत आपकी कार्यविधि भी कर देते हैं। भवन है 10,000 का, 10,000 का 10% होता है 4,000 रुपये। फर्नीचर कितने का है, 20,000 का है, 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपये। कुल 6,000 रुपये का वृद्धि हुआ। ठीक है, ओके। तो आप देखेंगे आपका आंसर। लेनदारों पर कटौती भी हुआ है 5% का। ठीक है, याद रखना देनदारों पर कटौती आपके लिए नुकसान है क्योंकि देनदारों से पैसा मिलना है, लेकिन लेनदारों से कटौती आपके लिए लाभ है क्योंकि लेनदार को देना होता है, उसमें से कुछ भी छूट मिल जाए, उतना पैसा नहीं देना तो आपके लिए हमेशा लाभ होता है। लाभ को हम प्लस करते हैं, मतलब वृद्धि तरफ लिखते हैं। तो भवन में वृद्धि लिख दिया, फर्नीचर में वृद्धि लिख दिया, लेनदारों पर कटौती लिख दिया। तो लेनदारों पर डिस्काउंट हमेशा लाभ होता है, याद रखना। तीनों को आप इधर लिखेंगे, टोटल करेंगे। यहाँ पर आपको अशुद्ध ऋण संचय और वैधानिक व्यय इनको लिखना है, इन दोनों को इनके साथ घटा देना है। घटाने के बाद जो आएगा वो 1,900 रुपये की डिफरेंस को इनके अनुपात में बांट देना है। ठीक है, इस तरह से बन गया आपका ये पूंजी खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता। 25 देखते हैं। 25 का भी सारे पुनर्मूल्यांकन जो हम बना रहे हैं सब 4 नंबर के होते हैं। जब इनमें पंजी प्रविष्टि भी ऐड की जाती है तो ये 6 नंबर के हो जाते हैं। जब इनके साथ पूंजी खाता और सब कुछ बनाने को बोले तो फिर पूरा 8 नंबर के होते हैं, फिर आपको सब बनाना है। तो धीरे धीरे सीखिए, पहले आप पुनर्मूल्यांकन सीख रहे हैं, अभी आप पंजी प्रविष्टि के साथ सीख रहे हैं, अभी आप पूंजी खाता भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, संयोजन में संदिग्ध ऋण में 5% का निर्माण, संदिग्ध पर 5% और मशीन पर 10% का मूल्यांकन करना है। भवन का स्वतंत्र मूल्य 15,000 रुपये 100 हुआ। ये बिल्कुल एक सेम प्रश्न था। देखिए जहाँ पर भवन है स्पष्ट रूप से भवन दिया गया था, वहाँ उपस्कर था गलती से। यहाँ पर वृद्धि होगा 14,000 का भवन अगर 15,100 रुपये हुआ तो 1,100 की वृद्धि हुई। तो ये प्रश्न हमने देख लिया, तो इसको आप खुद बना लीजिए, काफ़ी सरल है। मैं बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या क्या बोला है, लाभ हानि खाते व पूंजी खाता बनाइए। तो पूंजी खाता चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए वृद्धि को एक साइड लिखे हैं, कमी को एक साइड लिखे हैं, दोनों को घटा दिए हैं। तो इस तरफ कमी समाकलन में है तो 300 रुपये की इसको बांटे, तो हमने सेम एक बार बना लिया है। पूंजी खाता आपने नहीं देखा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है शेष लाया गया, और शेष लाया गया क्या होता है, इनकी पूंजी होती है। उसके कैपिटल को लिखना होता है, तो आप ए बी सी का 3 कॉलम बनाएंगे समाकलन साइड में, और वही ए बी सी का कॉलम बनाएंगे विकलन साइड में। ठीक है, शेष लाया गया बोल के पूंजी 10, 10 और 10,000 रुपये तीनों का जो दिया है, ये पुराने चिट्ठे में दिया होता है, आप ऊपर प्रश्न में देख सकते हैं। इसी 10,000 रुपये को लिखा गया है। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए बता दूं, ये रहा पुराना चिट्ठा जहाँ 10,000 रुपये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, उसी पूंजी को उठाकर यहाँ पर लिख देंगे तीनों का अमाउंट में। अब इनको जो भी संचय में से हिस्सा मिलना है उसको बांट देंगे। अब संचय का है तो ये भी पुराने चिट्ठे में दिया जाता है। ठीक है, आरक्षित निधि 6,000 रुपये दिया गया है, उसी को बांटेंगे। तो इनके अनुपात में बांटेंगे 3-2-1 के अनुपात में, तो 3,000 2,000 1,000 रुपये मिला तीनों को। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर आपको जो भी हानि हुई है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर जो 150 आपने बांटा था उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। इनको जोड़ करके इनको घटा देंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसको शेष लगा करके लिखेंगे बाकियों के में। लेकिन जो मृत्यु है अवकाश ऋण ले रहा है उसके में उसके ऋण खाता से लिखेंगे, क्योंकि कितना पैसा उसको देना है। अगर भुगतान अभी किया जा रहा होगा तो ये ऋण की जगह आपको वहाँ रोकड़ खाते से लिखना है। क्या लिखना है, रोकड़ खाते से, मतलब पूरा पैसा दिया जा रहा है। लेकिन नहीं दिया जा रहा है तो उसके नाम से उसको ऋण खाता समाकलन करते हैं। इसको याद रखना, क्योंकि हर प्रश्न में ऐसा नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो पूंजी खाता बनाना आया, क्या क्या लिखा, पूंजी को लिखा और जो भी लाभ इनको मिलना है उसको लिखा, इस तरफ हानि है उसको लिखा, बस दोनों को घटा दिया, खेल खत्म, पैसा जम। देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में संयोजन को पहले पढ़ते हैं। क्या संयोजन भाई, इसमें कुछ नहीं है। क्या बोले हैं, साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। ठीक है भाई, पूंजी खाता बनाइए। क्या क्या दिया है, इनकी पूंजी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, पूंजी दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, संचय दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, और क्या है, ख्याति दिया हुआ है। चलिए पंजी प्रविष्टि करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, पंजी प्रविष्टि नहीं, पूंजी खाता बनाते हैं। शेष लाया गया बोल के भाई बैलेंस बीटी करके आपको इनकी पूंजी लिख लेना है। सामान्य संचय को आपको बांट लेना है। ख्याति होता है तो उसको भी आप बांट लेंगे। इस तरफ इनका पहले टोटल कर लो कितना कितना आया, और उसी टोटल को अगर इधर लिखने के लिए कुछ भी नहीं है तो उनको उठा उठा के यहीं पर लिख देना है, शेष ले गए बोल करके। जो जा रहा है उसके नाम के सामने ऋण करके लिखना है, क्योंकि उतना पैसा अभी नहीं दिया जा रहा है, आपको देना है। तो देना है तो उसको ऋण खाता से लिखते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ऐसा अगर एग्जाम में प्रश्न आया, IMP टिक लगा लो। हर प्रश्न पुनर्मूल्यांकन का, लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूंजी खाता बोला है, तो ऐसे प्रश्न को टिक लगा लिया करो IMP करके, है ना, और इनका प्रैक्टिस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न में।
27 नंबर का प्रश्न क्या है? 27 नंबर का प्रश्न है आपका अरे संयोजन को देखना होता है मेन। चलो संयोजन देख लेते हैं। स्कंद मूल्य में 10% की वृद्धि, संयंत्रों पर 5% की कटौती, देनदारों पर 5% का छूट और संचय बनाना है। ख्याति का मूल्य 12,000 रुपये किया गया, हो गया खत्म। ठीक है, तो देखो स्कंद कितने का है? स्कंद है 17,000 का। 17,000 में 10% की वृद्धि करेंगे मतलब 1,700 रुपये का वृद्धि होगा, तो इसको प्लस करके आपको पता है कहाँ लिखना है, समाकलन साइड में लिखना है। ठीक है, सी आर। ये सी आर कितना बड़ा लिखा गया भाई, क्या करें, छोटा करते हैं इसको इस तरह से। ठीक, अब संयंत्रों पर 5% की कटौती हुई है। संयंत्र है 3,000 का, 3,000 का 5%, 10% 300 होगा, 300 का आधा 150 रुपये होगा, तो 150 रुपये का लॉस हुआ है, ये इस तरह से लिखेंगे 150 रुपये। देनदारों पर 5% का संचित निर्माण करना है। देनदार कितने के भाई? 13,000 के हैं शायद। हाँ, 13,000 का अगर मैं कोई छूट का निर्माण करता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ। हाँ ठीक, 13,000 के छूट का निर्माण करता हूँ, कितना परसेंट? 5%। तो 13,000 का 10% होगा 1,300, 1,300 का आधा 750, क्योंकि ना 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 7 नहीं 1,400 होते हैं, नहीं 1,300 नहीं, 650 होगा। ठीक, 600 नहीं 1,200, 50 50 ये ठीक। तो यहाँ पर ये गलत है, ये सही है। क्या कमी है पता चल गया। देखो पुनर्मूल्यांकन खाता जो बढ़ा स्कंद उसको हमने समाकलन साइड लिखा, जो भी कमी था उसको हमने इस तरफ लिखा। इनके साथ इसको घटाएंगे, घटाने के बाद जो है उसको कमी करके लिखेंगे। इनके पूंजी खाता में शामिल करेंगे ए बी सी के में, और इस तरह से इनको अनुपात में बांटेंगे। ये बन गया पुनर्मूल्यांकन खाता। इसमें और क्या बोला है? पूंजी खाता बनाइए और को रकम चुकाने के बाद फर्म का चिट्ठा बनाइए। तीनों चीज़ बनेगा। तो देखो जहाँ पर तीनों चीज़ें बनेगा मैंने बताया था वो प्रश्न 8 नंबर के होते हैं, तो ये प्रश्न 8 नंबर के लिए हाई एमपी है आपके लिए। तो इन प्रश्नों को टिक लगाओ और अच्छे से बनाओ। समझो पहले ध्यान से। शेष लाया गया पूंजी लिखना है 20 10 10। संचिति सामान्य संचय है तो उसको बांट दो। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन से अगर इस तरफ लाभ हानि हुआ है तो उसको यहीं पर लिखो, और अगर इस तरफ हुआ रहता है तो उसको इधर उठा के लिखते। ठीक है, इसके बाद जो भी ख्याति होती है उसको भी बांट लेंगे। ठीक है, और सी को रोकड़ चुकाया जा रहा है, तो अब रोकड़ उसको दे रहे हैं जितना उसको खाते में आ रहा है, तो सी के में टोटल आ रहा है 14,150, उतना उसको दिया जा रहा है, इसलिए रोकड़ खाते से लिखेंगे सी के खाते में। बाकी लोग का सिर्फ शेष लगे करके लिखा जाएगा। और ये क्या है? तो ये उनके द्वारा दिया गया ख्याति का हिस्सा है। ठीक है, इसमें से सिर्फ जाने वाले का ख्याति निकालो कितना है, तो उसका ख्याति है समझ लो 2,000 रुपये। उस 2,000 को लोग अपने अनुपात में देंगे, तो एक 800 रुपये देगा, एक 1,200 रुपये देगा। तो इस तरह से उनके आपको लिखना है सी के पूंजी खाते से अ देगा 1,200, ब देगा 800 रुपये। ठीक है, लेकिन ये टोटल अमाउंट कहाँ लिखा जाएगा? ये इनकम इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर भी ए कितना दे रहा है ए का नाम करके लिखना, बी कितना दे रहा है बी का नाम करके लिखना। बाकी तो आपको पता है पुनर्मूल्यांकन से लाभ हानि है, ये सामान्य संचय है, पूंजी है। ठीक है, जो पहले ही मैं बता रहा था। इस तरफ उतना हिस्सा उसको देंगे, इसलिए यहाँ पर लिख दो, क्योंकि तुरंत अभी पैसा जा रहा है। जाने के बाद कितना उसके इनमें से और कटेगा, इनका टोटल देखो इतना हो रहा है, इनके टोटल में से इसको घटाने के बाद जो बचा उसको आप शेष लगे करके लिखेंगे, और जितना इसको देना है उसको रोकड़ खाते से करके लिखेंगे। अब देखते हैं आपका चिट्ठा। चिट्ठा काफ़ी सरल होता है, बस ध्यान ये देना पुराने चिट्ठे में क्या क्या ऊपर में दिया हुआ है उसी को उठा करके यहाँ लाना है। तो थोड़ा सा बदलाव क्या होता है वो बता दूं। थोड़ा सा बदलाव ये होता है, अगर संयोजन में कोई चीज़ घटा है, जैसे कि देनदार जितने का भी हो कुछ ना कुछ उनमें संचय घटता है, उसको घटा दो, जो आया उसको लिख दो। रोकड़ में कुछ भी नहीं हुआ है तो रोकड़ एज इट इज लिखा जाएगा। स्कंद में कुछ भी घटा बढ़ा है तो घटा बढ़ा के लिखो, यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है। आपको अगर पता है स्कंद में कुछ कमी हुआ है तो स्कंद का टोटल अमाउंट लिखो, नीचे घटाया करके लिखो, और इस तरह से अमाउंट को डालो। इसी तरह से सब में अगर कुछ कुछ घटा है तो घटाने के बाद जो है उसको लिखना, ये सारी संपत्ति को। लेनदार जितने के उसको लिखो, बैंक अधिविकृत जितने उतने को लिखो। इनकी नई पूंजी जो भी पूंजी खाता में बन करके ही उसको लिखना है। पुरानी पूंजी जो ऊपर में दिया उसको इसमें नहीं लिखते। जब आपने पूंजी खाता बना लिया तो उसको इसमें एंट्री करो कि इनको अब मिलना कितना है, तो जो देना है वो दायित्व होता है, तो और ब को मिलना है इतना। स को तो दे दिया, तो स को दे दिया तो यहाँ नहीं लिखना, यहाँ उसको लिखना है जो दायित्व है, जिसको दिया जाना है, जो दे दिया गया उसको यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्म का चिट्ठा। इसी तरह से एक प्रश्न और दिखाता हूँ जहाँ तीनों चीज़ बना हो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और 8 नंबर के क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो 28 नंबर का क्वेश्चन है। अब ऐसा साझेदार हैं जिनका इस तरह से चिट्ठा दिया हुआ है। संयोजन में पढ़ते हैं क्या क्या बोला है। संयोजन में बोला है स्कंद का मूल्यांकन 20,000 रुपये, संयंत्र का मूल्यांकन 15,000 रुपये, उपकरण का मूल्यांकन 1,000 रुपये पर किया गया।
ठीक है। अब मिलाते हैं राशि को कि कितने का स्कंद, कितने का फर्नीचर है, क्या क्या हुआ है। ठीक है, कमी की वृद्धि है। तो जो स्कंद 20,000 का हुआ है वो स्कंद एक्चुअल में कितने का है, 15 का है। इसका मतलब 5,000 की वृद्धि हुई, बल्ले बल्ले प्रॉफिट साइड लिखना है। उसके बाद संयंत्रों पर 15,000 रुपये किया गया, संयंत्र है 25,000 का। अब ले भाई, ये फिर से बल्ले बल्ले हो गया। 25 में 15 घटा दो, कितने का हानि हुआ, 10,000 रुपये का हानि हुआ। इस 10,000 के हानि को आप माइनस करके विकलन साइड में लिखेंगे। इसके बाद क्या है भाई, उपकरण 1,000 रुपये। उपकरण है कितने का, तो उपकरण 2,000 का 1,000 रुपये हुआ, मतलब ये भी हानि। चल, इसका भाई एक आ गया 1,000 रुपये। ठीक है, तो दोनों ही माइनस है, आपस में प्लस हो जाएंगे, तो कुल 11,000 रुपये हो जाएंगे। 11,000 में 5,000 रुपये के घटाएंगे तो 6,000 रुपये का लाभ हानि पता चलेगा। चलिए बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। चलिए देखिए, आपको विकलन साइड में दो प्रकार की हानि को आपने लिखा, यहाँ पर एक ही लाभ 5,000 को लिखे। 11,000 में से 5,000 को घटाएंगे तो 6,000 रुपये का लाभ हानि निकला, जिसको आप यहीं पर लिखेंगे समाकलन पक्ष में, क्योंकि जिधर कमी है उधर लिखना होता है। मान लेते हैं 6,000 की कमी इधर रहता तो उसको इधर लिखते, लेकिन 6,000 की कमी इधर है तो हमने इधर लिखा। अब इनको इनके पूंजी खाता में बांटना होता है अनुपात से, तो 4-3 के अनुपात में बांटा गया है। तो इनका निकला 2,400, 1,800, 1,800 रुपये, टोटल जोड़ करके आप लिखना है 6,000 रुपये, जो कि यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है, इनको भी जोड़ेंगे तो ये भी 11 और ये भी 11 हो रहे हैं। इस तरह से बैलेंस करेंगे, बन गया पुनर्मूल्यांकन खाता। अब देखो पूंजी खाता। पूंजी खाता में आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले समाकलन की ओर में आपको पूंजी लिखना है, 20, 15, 15 जो ये लोग लाए हैं। ठीक है, इसके बाद ख्याति में से जाने वाला का हिस्सा आप निकालेंगे, जो इसको और ब के द्वारा दिया जाएगा, तो अ देगा इतना, ब देगा इतना। ठीक है, अब इनको इस तरफ लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ है तो लॉस को आप तीनों को बराबर बांटेंगे, मतलब जो जो अनुपात में निकला उस अनुपात में बांटेंगे। तो इसको लिखना विकलन साइड होता है, कभी भी लॉस हुआ है तो प्रॉफिट था इस तरफ तो उसको हमने इधर डाला था, लेकिन जब भी इधर कमी आए तो इधर आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, इसके बाद ये लोग और क्या दे रहे हैं, 3,086, 2,314 रुपये ये लोग दे रहे हैं उसकी ख्याति के रूप में, उसको इनके में लिखेंगे। इस तरह से इनका जो टोटल है 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, उसमें से इन दोनों अमाउंट को घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद जो आएगा उसको शेष लगा बोल के इनके में लिखना है। और इसका जो टोटल हो रहा है 20,400, उसमें से इसकी हानि को घटाने के बाद जितना दिया जाएगा उसको उसके ऋण खाते से लिखेंगे। पैसा अभी भुगतान करना है तो रोकड़ खाते से, नहीं तो ऋण खाते से। पहले ही बताया था, समझ में आ गया। चलो भाई, नाचो गाओ। अब देखो पंजी प्रविष्टि। पंजी प्रविष्टि आपको देखो बच्चों बहुत सारा पहले हमने यही सीखा है कि जो संपत्ति बढ़ा उसका पहले कर दो, जो घटा उसका उसके बाद कर दो। ठीक है, उसके बाद जो भी साझेदारों को उसमें से हानि हुआ है उसका कर दो, बस हो गया, ज़्यादा एंट्री नहीं दिखाना, ख़त्म। अब आगे डिटेल से हम 29 से जो प्रश्न है वो हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपको 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर के मैंने क्वेश्चन का तैयारी करवा दी है। डिटेल से भी बड़े प्रश्न और समझना है, लेकिन इतना भी अगर आप समझ गए अच्छे से, इतने को ही बना लेते हैं तो गारंटी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो आप नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, आपको पता है, एक लाइक करने का, डाउट हुआ तो कमेंट करने का, और आप चाहते हैं कि आपके जैसे हर बच्चे सीख करके अच्छे नंबर से पास हों आपके एग्ज़ाम में, आपके स्कूल में, तो भाई इस वीडियो को सबको शेयर करो। कार्टून देखते हो, कॉमेडी देखते हो, वीडियो देखो भाई एजुकेशन का और सीखो। क्योंकि मेरे पास इंग्लिश का भी एक अलग से चैनल है, मैथमेटिक्स का भी चैनल है, और ये आपके अकाउंट के लिए इंडिया सेफ्टी है। तीनों को आप देख सकते हो। इसमें आप इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इसमें गणित स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इसमें अकाउंट सीख सकते हो। ठीक है, तो हर तरह के बच्चों के लिए मैं 3 प्रकार के चैनल बना दिया हूँ। देखो, सीखो और आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।